Hello everyone, good evening and welcome to all at फिलअप फॉर्म। आप सभी का फिलअप फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी फास्ट रिवीजन की क्लास है, तो हम जो हमारे थीम्स हैं उनको लेकर के और बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, जो हमारी शुरू में जो क्लासेस थी, जो थीम वाइज चल रही थी, आपकी टॉपिक वाइज चल रही थी, उसको हम क्या करेंगे आज बहुत ही फास्ट देखेंगे हर टॉपिक को। ठीक है, तो आज हमारा जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यहाँ तक मैं आप लोगों को आज कवर करा दूंगी। ठीक है, तो इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। हमारा जो एमसीक्यू था उसमें हमने किया हुआ है। और ज्योति जी वेरी गुड इवनिंग, संजू जी गुड इवनिंग, ज्योत्सना जी गुड इवनिंग। और भी जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे मेंबर्स, वो अपना प्रेजेंस शो करेंगे। और जैसा कि एवरीडे हम करते हैं कि थोड़ी देर वेट करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। अंजलि जी वेरी गुड इवनिंग। तो आज की जो क्लास रहेगी फास्ट होगी, और आप लोगों को जो भी डाउट्स होते जाएंगे उसको बेझिझक आपको पूछना है। ये सबसे पहली कंडीशन है कि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए मन में। आप उसको पूछते जाएंगे और मैं क्लियर करती जाऊंगी। और जहाँ भी अगर मुझे लगेगा कि ये थोड़ा डिटेल में आप लोगों को चाहिए तो नेक्स्ट डे विथ पीपीटी में वो आप लोग को चीज़ें शो कर दूंगी। ठीक है, प्रतीक्षा जी वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा है, जो टाइम से आ जाते हैं मुझे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। और शुरू के 3-4 मिनट 5 मिनट हमें वेट करना पड़ता है। सिमरन जी वेरी गुड इवनिंग। ठंड काफ़ी बढ़ती जा रही है हमारे एरिया में। आप लोग के वहाँ पे कितनी ठंड पड़ रही है? और ठंड अगर पड़ रही है तो बड़ा ध्यान रखिए अपने हेल्थ का, क्योंकि जब अचानक सडनली बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर हो जाता है तो उससे हमें क्या होता है कि कोल्ड कफ का थोड़ा डर रहता है। तो अपना केयर ज़रूरी है इस टाइम पे, जिस भी तरह से आप केयर कर सकते हैं। स्वेटर टाइम से पहन के रहिए बिल्कुल। और कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा ठंड में आप ना निकलें, नाइट में काफ़ी ठंड रहती है। रोहित जी वेरी गुड इवनिंग। रोहित जी को मैं देखती हूँ कि सीटीपी की क्लास होती है तो भी वो बिल्कुल टाइम से आ जाते हैं। रोहित जी हैं, माही जी हैं, आप लोग कुछ स्टूडेंट तो बिल्कुल टाइम से वहाँ पे भी दिखते हैं। मैं सीटीपी की क्लास में भी बीच बीच में आती हूँ, देखती हूँ क्या कर रहे हैं बच्चे, कितने बच्चे आ रहे हैं। मैं सारा कुछ नोटिस करती हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं नोटिस नहीं करती। ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ कि कौन कौन बच्चे किस किस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ये चीज़ भी हमारा काम है देखना। और कुछ दिन से थोड़ी क्लासेस डिस्टर्ब थी बिकॉज ऑफ वाईफाई, बट आज से सब आपकी क्लासेस ठीक हो गई। मैं झारखंड में हूँ अंजलि जी। अच्छी खासी ठंड पड़ती है यहाँ पे, और गर्मी भी बहुत पड़ती है और अच्छी खासी बारिश भी होती है। तो हम तीनों जो मौसम होते हैं उसका एक्सट्रीम देखते हैं यहाँ पे। तो अच्छी ठंड है इधर, बट होना चाहिए। जो सीज़न है वो सीज़न में वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर बरसात का मौसम है तो बारिश भी ज़रूरी है। और नाइट्रोजन साइकिल जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें आप समझ ही गए होंगे कि बारिश क्यों ज़रूरी है। और गर्मी का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जो एक्स्ट्रा जो हमारे एटमॉस्फेयर में कीड़े मकोड़े जो पनप जाते हैं वो डेड हो जाते हैं बारिश के गर्मी के टाइम में। और बहुत अच्छी धूप जो निकलती है वो भी मिट्टी के लिए जो है उसके, हर मौसम जो है मिट्टी के लिए उसको उपजाऊ बनाता है। इवन जो ओस पड़ती है, ठीक है ना, हम देखते हैं जो अभी ठंड सर्दियों में ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, ये भी फसल के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। कुछ फसल ऐसे हैं जो अभी ठंड में जो उगाए जाते हैं उनके लिए ये जो ओस है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो हर सीज़न का अपना महत्व है और वो होना ही चाहिए। हाँ, आज माही जी लेट हो गई हैं। लेखनी जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो 6-5 हो गए हैं, हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, और बाकी जैसे जैसे जो जुड़ते जाते हैं वो अपना प्रेजेंट शो करते रहेंगे।
बिल्कुल 6:05 से है, 6:06 से हम क्लास शुरू ही कर देंगे। तो ये हमारी जो फिलअप फॉर्म की एजुकेशनल वेबसाइट है, यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, और हमारी जो टाइमिंग है वो 6 to 7 PM की है, और 1 घंटे की हमारी क्लास होती है। और रेगुलर हमारी क्लास होती है, सिर्फ संडे ऑफ होता है, मंडे टू सैटरडे हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये हमारी सीटेट की टीम है। और सिर्फ सुखंती मैडम का आप देखेंगे कि जो इंग्लिश की क्लास है 1 PM है, जो कि टाइम चेंज होकर के अब 7 PM हो गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे कि मेरे क्लास के जस्ट बाद इंग्लिश की क्लास आपकी रहती है। ठीक है, चंद्रशेखर सर जो हैं वो मैथ्स की क्लास लेते हैं 10 AM पे, और साइंस भी पढ़ा रहे हैं साथ साथ, जो पेपर 2 के लिए आपके काम आएगी वो करवा रहे हैं। ठीक है, CTP आपका पेपर 1 और 2 दोनों के लिए चल रहा है, रितु मैडम करा रही हैं, टाइमिंग है 3 PM। और आरती मैडम हिंदी की क्लासेस ले रही हैं और 10 PM पे। वर्षा मैम सोशल स्टडीज़ की 9 बजे लेती हैं मॉर्निंग में, और मैं सोनाली, और हमारी टाइमिंग जो है वो है 6 to 7 PM की, और हमारा सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए है EVS। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो हमारी क्लासेस है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है सभी को? पूर्वी जी हैं, आपकी क्लास जौनपुर से देखते हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रेगुलर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मेरी क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो आपका लाइक होता है ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, खुशी मिलती है। आजकल हमारे जो बच्चे हैं काफ़ी कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो बिल्कुल नज़दीक है, तो रेगुलर होना चाहिए बच्चों को, लेकिन देखिए अभी तक सिर्फ 12 बच्चे मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पे। माही जी वेरी गुड इवनिंग, आपका वेट हो रहा था शायद, इसलिए अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लियर कर लीजिए, सिलेबस आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि सिलेबस हमारे जो हैं टोटल क्या है, हमारे 6 थीम्स में डिवाइड किए गए हैं। मेन थीम हमारे 6 हैं, और जो फर्स्ट थीम है उसमें आज हम पढ़ेंगे फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड देन रिलेशनशिप। यहाँ तक आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, और वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स, ये जो हमारे 3 बचते हैं ये और 3 दिनों में ख़त्म होंगे, क्योंकि वर्क एंड प्ले जो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कई सारे प्लेयर्स के बारे में जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कल होगा। वर्क एंड प्ले से रिलेटेड जो भी हमारी फास्ट रिवीजन क्लास होगी वो कल होगी। और एनिमल जो है वो मैंने 4-5 अलग अलग पार्ट में बनाया था आप लोगों की पिछली क्लासेस में, जिसको सारा मर्ज करके और जितना फास्ट हो सकता है वो बनाऊंगी एक दिन, तो वो आपकी रहेगी। देन फिर प्लांट में भी 3-4 आपके पार्ट्स बने हुए हैं, उसको एक साथ मर्ज करके मैं पढ़ाऊंगी फास्ट क्लास में। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है, ये करीब करीब आपका टोटल 4 दिन चलेगा, कम से कम 4 दिन इसका चलना है। आज हमारा रिलेशनशिप तक कवर हो जाएगा। ठीक है, वर्क एंड प्ले कल होगा, देन एनिमल होगा, उसके बाद एनिमल से रिलेटेड ही एक और बनेगा वीडियो, मतलब लाइव क्लास होगी, जिसमें कि एनिमल के लिए जो जो प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं उसके बारे में कई सारी परियोजनाएं चलती हैं, तो वो परियोजनाओं के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसके बाद है प्लांट्स। प्लांट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनिमल से भी आपको पता है बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम पूरा एक एक दिन में सारा रिवीजन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4 से 5 दिन का आपका पूरा स्केड्यूल मैंने बता दिया, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि 4 से 5 दिन जो है हमारा ये जो फर्स्ट सर्कल है वही ले लेगा। उसके बाद फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, इसको हम एक एक दिन में कवर अप कर लेंगे। क्लियर है सभी को? तो अब आगे बढ़ते हैं और एक बार इस पे नज़र डालते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके नंबरों का डिवीजन किस तरह से होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मतलब CDP की जो होती है एग्ज़ाम जो आपका होगा, उसमें आपके मार्किंग इस तरह से होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 रहेंगे, मार्क्स भी आपको 30, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने जितना सही लिखा उतने नंबर आपको मिलेंगे, गलत नंबर पे आपके बस कट हो जाएंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है? मैथमेटिक्स में भी आपका 30-30 है, लैंग्वेज 30-30 के रहेंगे, और 2 लैंग्वेज रहते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज आपका रहता है दैट इज़ स्पेशल, या जिसको विशिष्ट कहा जाता है, एंड सेकंड लैंग्वेज क्या होगा आपका, जनरल रहेगा, सिंपल साधारण वाला रहेगा। ठीक है, और वो चूज़ आप करेंगे। इसको एग्ज़ाम में भी आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह का चूज़ कर रहे हैं, किसको फर्स्ट लैंग्वेज रख रहे हैं, किसको सेकंड लैंग्वेज रख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? और लास्ट हमारा है एनवायरनमेंट स्टडी। ठीक है, EVS जो है ये आपका आ जाएगा, ये भी 30-30 का ही है,
इस तरह से टोटल मार्क्स जो हैं आपके 150 हो जाते हैं और 150 मिनट्स आपको मिलता है। और 150 में अधिक से अधिक आप जो मार्क लेके आएंगे वो आपके पासिंग मार्क जो हैं वो भी किस तरह से बनेंगे वो आपको पता है कि 90 मार्क्स जो है आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो फैमिली के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फैमिली जो है ऐसी जगह होती है जिसको हम खुद नहीं चुन सकते कि हमको इस फैमिली में आना है। मैं अगर चाहूँगी कि मैं जो है किसी रॉयल फैमिली में जन्म लूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी रॉयल फैमिली में जन्म ले पाऊँ, है ना। ये चॉइस जो होती है गॉड की होती है कि हमको वो कहाँ भेजते हैं। तो ये चॉइस हम नहीं कर पाते और ना हमारे फैमिली मेम्बर्स चॉइस कर सकते हैं कि हमारे घर में किसका जन्म हो। तो इस तरह से ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको ऊपर वाला जो है वही देता है ना। आप लोगों की बातचीत अगर हो गई हो तो आप क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है और आप लोग क्लास पे अब बिल्कुल फोकस रहिए, फटाफट क्लास हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और टाइप ऑफ फैमिली सबसे पहले जो है उसको क्लियर कर देते हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी है, कई बार उनकी शिकायत रहती है कि मैडम हमें नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आज वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। फटाफट मैं क्लियर कर रही हूँ, ध्यान दीजिए क्लास में और फालतू की इधर उधर की बातें मत करिए क्लास में, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली जो है जिसको कि हम एकल परिवार कहते हैं, दैट इज स्मॉल फैमिली, जिसको हम क्या कहते हैं, छोटा परिवार भी कहते हैं। और अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल लिव्स विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, इट इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड अ कंजुगल फैमिली, इसको कंजुगल फैमिली भी कहते हैं। तो मेजर जो है हमारे 2 टाइप्स ऑफ फैमिली होते हैं। तो कभी भी मेजर रूप से अगर पूछा जाएगा तो 2 तरह के फैमिली जो हैं वो होते हैं। एकल परिवार जिसमें एक विवाहित जोड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का होना उसमें ज़रूरी है, और देन क्या होंगे, उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इस चीज़ को बड़ा ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में भी इस तरह का पूछा जाता है कि अगर अविवाहित बच्चे हैं और वो कौन सा परिवार कहलाएगा। तो एकल परिवार ऐसा है जिसमें एक जो है विवाहित जोड़ा रहता है और वो अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही उस परिवार में किसी एक बच्चे का विवाह हो जाता है तो फिर वो बन जाता है आपका जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक बार फटाफट से क्लियर कर देते हैं कि एक फैमिली है जहाँ माता पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का विवाह हो गया, मतलब उसकी मैरिज हो गई। देन जो एक न्यू मेंबर घर में आया, वो अब 5 मेंबर उस घर में हो गए, तो वो फैमिली में शादी होकर के उस फैमिली में आया है, जिसके कारण उस फैमिली में अब वो क्या हो गया, वो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली नहीं रह के अब एक जॉइंट फैमिली में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी। ये गुरदीप जी पूछ रहे हैं कि कंपलसरी है। हाँ, तो कंपलसरी है ये। आपको अभी दिखाया मैंने नंबर जो है, ये पेपर 1 के लिए जो है आपका ईवीएस होता है, ठीक है। और पेपर 2 में अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका साइंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? और सुमन जी गुड इवनिंग। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली है, और देन अगर शादी हो जाती है उस फैमिली में ही किसी बच्चे की तो वो फिर एक जॉइंट फैमिली हो जाता है। देन नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली, ठीक है। इट इज़ अ फैमिली इन विच अ मैरिड कपल लिव्स विथ हिज पेरेंट्स। मैरिड कपल जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, चिल्ड्रन होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं, अदर रिलेटिव्स भी होते हैं। Earlier in India, most of the family were of the this nature, but now the concept of joint family is getting diluted. मतलब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है, मतलब खोता जा रहा है, मतलब गायब होता जा रहा है। एक तरह से हम देखेंगे कि पहले पहले जो लोग रहते थे वो आप देखते होंगे कि वो बताते हैं कि भाई हमारे तो परदादा थे यहाँ पे, फिर वो दादा वहाँ रहे, फिर उनके पिताजी वहाँ रहे, फिर वो खुद वहाँ रहे, उनके बच्चे, मतलब एक कंटिन्यूसली एक फैमिली वहीं के वहीं चली आ रही है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब लोग जो हैं साथ में नहीं रहते हैं। तो जो अब फैमिली जो साथ में नहीं रह रही है तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है कि धीरे धीरे वो फैमिली छोटी हो जा रही है। वो अब क्या है, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में नहीं रह रही है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में बढ़ती जा रही है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली में क्यों बढ़ती है, इसके बहुत सारे कारण आपने देखे हैं
कि भाई लोग अब क्या होते हैं, एक ही जगह खेती, पहले तो खेती वगैरह करते थे तो वहीं के वहीं ज़मीन में ही रह जाते थे और ज़मीन में खेती करके अपने उनकी परिवार में आपस में ही निभती रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग जो हैं नौकरी पेशा हो गए हैं तो वो घर से बाहर निकलते हैं, और घर में ऐसा हो गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही क्या कर रहे हैं, वर्किंग हैं। तो अब जो है पहले की तरह जो परिवार होता था उस तरह की चीज़ें अब जो है देखने को नहीं मिलती हैं। तो गुरदीप जी का क्वेश्चन आ रहा है, मैम मेरे पास सोशल साइंस है। सोशल साइंस आपका सेकंड पेपर के लिए रहेगा, फर्स्ट पेपर के लिए आपका ईवीएस है, ठीक है। जो भी फर्स्ट पेपर की एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, जो भी बच्चे जो हैं वो पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका जो है ईवीएस सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और आपकी सीडीपी सब में कॉमन है, पेपर 1 एंड 2 में कॉमन है। मैथ्स अगर आप पेपर 1 के लिए दे रहे हैं तो आपके मैथ्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्लास 1 टू 5th में जो मैथ्स होती है ऑलमोस्ट पूरी वही पूछी जाएगी एनसीईआरटी के बुक में जो आपके प्रोवाइड होगा, ठीक है। देन आपकी जो ईवीएस है, ईवीएस से 1 टू 5th जो आपकी, सॉरी 3rd टू 5th जो ईवीएस रहती है वो आपकी जो भी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है चीज़ें, जो कुछ भी, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है, वही आपको पढ़ना है। और बचता है आपका लैंग्वेज 1 एंड 2। तो लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी चूज़ किया है दैट इज़ स्पेशल, वो विशिष्ट हिंदी आपको पढ़नी होगी। और अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ किया है तो वो आपको जनरल इंग्लिश पढ़नी होगी। बट अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखी है दैट इज़ स्पेशल इंग्लिश, आपको विशिष्ट इंग्लिश पढ़नी होगी, अंग्रेजी। और हिंदी आपकी तब क्या हो जाएगी, जनरल मतलब सामान्य हिंदी होगी। क्लियर हो गया अभी आपके लिए, दैट इज़ फॉर फर्स्ट पेपर। अगर ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर अगर आप दे रहे हैं तो वो आपका, अगर साइंस स्ट्रीम है तो साइंस में डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप एसएसटी लेकर के पढ़ रहे हैं तो वो एसएसटी में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटेंडेड फैमिली जो है, अब जो है कॉन्सेप्ट हमारे देश में देखने को बहुत ही कम मिल रहा है, क्योंकि लोग अब रहना नहीं चाहते हैं एक दूसरे के साथ, उतना टॉलरेट भी कोई नहीं कर पाता है, मतलब कोई किसी को उतना सह नहीं पाता। आजकल लोगों में उतना टॉलरेंस पावर नहीं रह गया, सहने की जो क्षमता है वो नहीं रह गई है। पहले पहले आपने परिवारों में देखा होगा कि जो लेडीज़ हैं वो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी कभी, मतलब आसपास के लोग भी पहचानते नहीं थे भाई कि ये घर में जो बहू है वो दिखती कैसी है। तो ये हालत होती थी पहले घरों की, और लेडीज़ की हालत जो है वो बहुत बदतर होती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा से ही वो ग्रस्त रहती थी। पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात होती थी, घर की लड़कियों को भी थोड़ा मोड़ा पढ़ा के बोला जाता था कि नहीं नहीं और नहीं पढ़ाना है, नहीं तो तुम्हारे लिए लड़का खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी टेंडेंसी जो है धीरे धीरे क्या हो गई है, बहुत ही अब समय आते आते बदल चुकी है। अब देखिए एक और हमारे क्वेश्चन में आता है कि मैट्रीलोकल और पेट्रीलोकल फैमिली, इसमें से क्वेश्चन भी आ चुके हैं इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। देखिए बेसिकली अगर हम देखते हैं पितृस्थानी और मातृस्थानी, ये जो हैं इस तरह की जो फैमिली होती है ये आपकी जॉइंट फैमिली में ही आती है, क्योंकि इसमें जो परिवार के सदस्य होते हैं वो 4 सदस्यों से हमेशा ज़्यादा ही होंगे। अब ये किस तरह से होती है, देखिए अगर शादी हो जाती है किसी कपल की, और बेसिकली हम क्या देखते हैं हमारे जो इंडियन कल्चर में होता है वो ये होता है कि एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल चली जाती है, मतलब वो जो लड़का है, जो दूल्हा है, दूल्हे के परिवार में वो जाती है, उनके माता पिता के साथ अपना जीवन बिताती है। मतलब उसका ये होता है एक आइडियल फैमिली, हम नॉर्मली यही देखते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या देख रहे हैं, पैट्री लोकल फैमिली देख रहे हैं, मतलब पिता के जो वर्ग से, मतलब उस घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या कहेगा कि मैं अपने दादा दादी के घर रहता हूँ। ये आप ध्यान से सुने इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो बच्चा जो है वो उस परिवार का कहेगा कि मैं अपने दादा दादी के साथ रहता हूँ। लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पर जो घर जमाई की प्रथा होती है वो भी आपने सुनी होगी कि भाई ये तो घर जमाई बन के रह रहा है ये जो दूल्हा है। तो मतलब उसकी जब शादी हुई तो वो क्या कर रहा है कि जो दुल्हन है उसके माता पिता के साथ रहता है। जब वो उसके माता पिता के साथ रहने लगता है तो अगर आने वाले जनरेशन जो है उसके जो बच्चे होंगे वो किस तरह से होंगे कि वो अपने नाना नानी के घर रह रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मैट्रीलोकल फैमिली हो गया। तो इस तरह से इसको 2 तरह से डिवाइड किया जाता है और इसी दोनों तरह के फैमिली हमको देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो पैट्रीलोकल फैमिली है वही होती है, और कई जगहों में ऐसा होता है कि मातृ सत्तात्मक भी इसको कहा जाता है, मातृ लोकता विवाह भी कहा जाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार या मातृस्थानीय विवाह
ये भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिक चीज़ जो है वो मैंने आपको बता दी कि अगर दुल्हन दूल्हे के परिवार के साथ रहती है, माता पिता के साथ, तो उनका जो अब फैमिली हो जाएगा वो क्या हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया, मतलब पैट्रीलोकल हो गया। और अगर दुल्हन की फैमिली में वो दूल्हा आकर के रहता है तो आगे आने वाली जनरेशन जो है वो क्या हो गई, आपकी मैट्रीलोकल होगी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। एक बार मैं आप लोग के मैसेजेस भी देख लेती हूँ, काफ़ी मैसेज कर रहे हैं भाई, क्या बात हो गई? दीपक जी क्या कह रहे हैं? सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल, सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश लिया है तो जो आपका, दीपक जी को आंसर कर देती हूँ पहले मैं, कि आपने सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ली है तो आपका जनरल इंग्लिश रहेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा आपका उसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो जनरली हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और और क्या प्रॉब्लम है लेखनी दीदी? अच्छा देखिए, क्लास के बीच में जो आप लोग नोट्स वगैरह कर रहे हैं ये सब आप लोग बाद में डिस्कस करिएगा। ठीक है, अभी देखिए क्लास हो रही है तो आप प्लीज़ क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, टाइम इससे ख़राब मत करिए क्योंकि फास्ट रिवीजन क्लास है, तो आप लोग क्लासेस पे ध्यान दीजिए और इस चीज़ पे देखिए कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। हाँ, क्या एक और है, वेस्टर्न कल्चर। मैम कह सकते हैं कि मैट्रीलोकल मैरिज वेस्टर्न कल्चर है? देखिए वेस्टर्न कल्चर तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहले पहले के ज़माने में भी ये होता था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अंजलि जी का, कि मैट्रीलोकल जो है ना ये वेस्टर्न नहीं है, ये भी आपका मतलब हमारा स्थानीय रूप से होता है ये चीज़। कई बार क्या होता है कि जो दूल्हा है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, और जो दुल्हन है, दुल्हन पक्ष के जो लोग हैं, वो विवाह इस बात पे ही तय करते हैं कि भाई जो आपका बेटा है ना शादी के बाद हमारे परिवार में रहेगा, क्योंकि हमारे जो है सिर्फ एक ही बेटी है, तो हमारे इस परिवार को कौन देखेगा आगे। तो कई बार इस तरह से बातें पहले से हो जाती हैं और वो जो दूल्हा है वो दुल्हन के परिवार के साथ ही रहता है, और जो दूल्हा है उसके और भी जो भाई होते हैं वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो ये कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं है। वेस्टर्न कल्चर तो अब आते जा रहा है कि जो हम बाहर से देख रहे हैं कि लिव इन में लोग रहते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न, ये वेस्टर्न कल्चर हो गया। लेकिन ये जो सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत पहले से चली आ रही हैं। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, मेरे गाँव में भी देखा है, कि जो अपने नाना नानी के यहाँ रह करके पले बढ़े हैं, क्योंकि या तो उनके दादा दादी के यहाँ कोई उनके परिवार में जीवित नहीं था उस समय जब शादी हुई, सिर्फ दो भाई थे, तो वो भाई इससे अलग हो गया तो अपने जो वाइफ है उनके फैमिली के साथ रहता है। ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है। ठीक है, और हाँ मैटरनल फैमिली भी कहा जाता है, यस, गुरदीप जी का कहना सही है, मैट्रीलोकल मैटरनल ये फैमिली भी कहा जाता है, जिसको मातृसत्तात्मक, मातृ स्थानीय, इस तरह से तीन चार वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको चेंज कर करके पूछ सकता है। ठीक है, हाँ मातृसत्तात्मक ज़्यादातर वही होता है जहाँ पे भाई नहीं होते, हाँ ये भी होता है कई जगह, है ना। तो इस तरह से आपको लगभग मैंने जितना हो सका है कि क्लियर कर दिया है। हाँ, तो कई सारी जनजातियों में होता है, ये चीज़ होती है कई जनजातियों में। तो इस तरह से अभी ये क्लियर हो चुका, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मेरिट्स होते हैं, मेरिट्स मतलब कुछ अच्छाइयाँ, कुछ फ़ायदे होते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो श्रम का विभाजन, जो हम काम कर रहे हैं वो बंट जाते हैं आपस में, कि बहुत सारी लेडीज़ हैं तो कुछ बोलती हैं कि भाई मैं खाना बना लूँगी, कुछ कहती हैं कि मैं कपड़े धो लूँगी, कुछ कहती हैं कि मैं बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। तो वो क्या करते हैं आपस में डिवाइड कर लेते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो आपस में ही चाचा ताऊ इनके साथ खेल कूद के, दादा के साथ खेलते कूदते कब बड़े हो जाते हैं फैमिली में पता ही नहीं चलता। जो बड़े भाई बहन रहते हैं, कजिन्स रहते हैं, वो छोटे भाई बहनों को भी पाल लेते हैं। तो इस तरह से जो छोटे परिवार होते, बड़े परिवार जो होते हैं, वहाँ क्या होता है, श्रम का विभाजन हो जाता है। ये सबसे बड़ा इसका मेरिट है। और व्यय में भी अर्थव्यवस्था होती है, एक ही किचन होता है, बर्तन उतने ही सीमित होते हैं और उसमें पूरा परिवार का खाना पीना चल जाता है। तो ये भी एक होता है कि अर्थव्यवस्था भी इनकी सही रहती है। और क्या होता था कि पहले पहले घरों में, जैसे दादाजी हैं, उनके चार बच्चे हैं, मतलब चार लड़के हैं, चारों कमा रहे हैं, और जो उनकी वाइफ्स हैं और बच्चे हैं वो पल रहे हैं उसमें। तो एक छत के नीचे सारा कुछ मेंटेन होता था, किचन एक ही होता था। अब क्या हो गया है
किचन हो गए हैं अलग अलग, तो वो सब घरों में एक एक अलग किचन है, वहाँ एक ही किचन में सारे लोग पल जाया करते थे। तो व्यय में भी अर्थव्यवस्था होती थी। भूमि के विभाजन नहीं होता था, विभाजन की सुरक्षा हो जाती थी। उसी भूमि पे एक बड़े से टुकड़े पे ही सारा उनका जो है खेती वेती सब होता था। लेकिन अगर डिवाइड हो जाए तो सबके हिस्से में छोटी छोटी ज़मीन आएंगी, ये एक प्रॉब्लम। फिर सामाजिक सुरक्षा जो बहुत बड़ी सुरक्षा है, वही लोग समझ सकते हैं जो परिवार से दूर रहते हैं। उनको रहता था कि देखो मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मुझ पे कोई कुछ बोल नहीं सकता, मेरे भाई लड़ जाएंगे आपसे। तो इस तरह की चीज़ें एक इंसान को क्या करती थी, मजबूत बना के रखती थी। और कोई सोचता भी था कि भाई हम इस पे कुछ हमला करेंगे तो इसके चार भाई हैं, ये तो मिल के हमें पीट देंगे। मतलब ये जो एक टेंडेंसी थी ना, इससे लोग क्या करते थे, एक सुरक्षित महसूस करते थे कि अरे मैं बीमार भी हो गया तो क्या, मेरा भाई तो है। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा की भावना रहती थी। और परिवार में ही इतने सदस्य होते थे कि बाहर किसी की ज़रूरत भी नहीं होती थी, वो आपस में ही इतने मतलब घुले मिले रहते थे। फिर है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाया करती थी। अगर गाड़ी लिया, सभी उस गाड़ी में घूम रहे हैं। अब क्या है कि सदस्य तो चार हैं, चार चार गाड़ियां भी हो गई, फिर भी लोगों का मन नहीं भरता। बच्चों की परवरिश भी आसान हो गई है। सामाजिक गुण भी इसलिए आ जाते थे क्योंकि बड़ों से भी हमको कुछ सहारा मिलता था। वो कुछ अपने सामाजिक गुण जो हैं बच्चों में देते थे। फिर परंपराओं का भी एक निर्वाह होता था। और सामाजिक रूप से भी लोग नियंत्रित रहते थे कि मेरा परिवार है तो मुझे देख समझ के चलना है, ये चीज़ें होती थी। उतना ज़्यादा मतलब ओपन लोग हर काम नहीं कर सकते थे क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो पसंद नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रहता था, एक नियंत्रण में इंसान रहता था। और इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कुछ लाभ हैं तो कुछ हानि भी होती है। तो संयुक्त परिवार के कुछ अवगुण भी होते हैं। व्यक्तिगत विकास में बाधा हो जाती है। क्या होता था, मैंने आपको बताया कि जो लेडीज़ रहती थी वो आधा टाइम तो घूंघट में और किचन में ही उनके बीत जाया करते थे। बड़े बुजुर्ग जो हैं, कई परिवार के जो हैं, वो नहीं चाहते थे कि लेडीज़ जो है वो घर से बाहर भी निकले। मतलब बड़ी मुश्किल होती थी औरतों के लिए वहाँ जीवन निर्वाह करना। उनका खुद का जो डेवलपमेंट है ना, वो कुछ भी नहीं हो पाता था। फिर तरह तरह के कलह होते थे। मतलब कभी किसी बात को लेके कलह हो जाती थी, कभी लेडीज़ में आपस में कलह होती थी कि भाई ये ज़्यादा काम कर रही है, मैं कम काम कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड ज़्यादा कमा के ला रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में ही घिरी रहती थी इनमें। इसके बच्चे ने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, ये चीज़ें चलती थी। उसके बाद मुकदमे का भी एक स्रोत बन जाता था क्योंकि आपस में उनको क्या होता था, ज़मीन जायदाद के लिए लड़ाइयों का भी एक डर रहता था, तो वो भी एक मुकदमेबाजी का एक स्रोत बन जाता था। फिर है गोपनीयता खोना, क्योंकि प्राइवेसी वहाँ बिल्कुल नहीं होती, सारा कुछ ओपन है, तो लोग अपना प्राइवेट जो टाइम एक पास करते हैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे, वो नहीं, वो पूरा भीड़ हमेशा रहती है। तो कहीं जाएंगे तो आप अकेले नहीं जा सकते, पूरे परिवार को लेके जाएंगे तो कभी कोई जा नहीं पा रहा है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति दयनीय है, मैंने पहले ही बता दिया। और सुस्ती और आलस्य भी आ जाता है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी घर में काम नहीं करते। कई जेंट्स इस तरह के भी पाए गए हैं जॉइंट फैमिली में जो कुछ नहीं करते हैं, उनके भाई ही उनको कमा कमा के खिला रहे हैं, तो वो वैसे ही रह जाते हैं आजीवन, वो कुछ नहीं करते। और अनियंत्रित प्रजनन भी वहाँ पे होता है कि पहले के समय में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा बच्चे हुए करते थे घर में। और बाल विवाह की जो प्रथा थी, ये भी पुराने समय में बहुत ज़्यादा आपने सुनी होगी, देखी होगी कि छोटे छोटे बच्चों का जो है विवाह कर दिया जाता था। तो ये संयुक्त परिवार के डिमेरिट्स थे जो उनके पूर्वजों द्वारा चलाए जा रहे थे कई सारी चीज़ों को, है ना। बाल विवाह कि भाई लड़की को ज़्यादा दिन घर में नहीं रखना है, जल्दी इसकी शादी करो, ज़्यादा इसको पढ़ाना लिखाना नहीं है। तो ये जो टेंडेंसी थी, ये अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रही है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। हर सिक्के के देखिए आप दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ ख़राब भी होती हैं। हाँ, तो रोहित जी कह रहे हैं कि अभी भी होता है, तो बिल्कुल होता है, कई परिवार अभी भी ऐसे हैं। अब क्या है कि मोस्टली अब जैसे हम हैं, बाहर रह रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से अपनी फैमिली को मेंटेन कर रहे हैं, खुद हम जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। अ, अब मैं खुद अपने आप के लिए सोचती हूँ कि मुझे जो इच्छा है करने की वो मैं कर रही हूँ। अगर मैं अपने लिए खुद सोचती हूँ कि बिफोर मैरिज मैं कैसी थी, तो मैंने सिर्फ पढ़ाई लिखाई की है, सामाजिक कोई जिम्मेदारी मैंने ज़्यादा ली नहीं। आफ्टर मैरिज मैंने देखा कि अच्छा मुझे ये जिम्मेदारियाँ भी लेनी हैं, तो मैंने कई सारी चीज़ें जो है आफ्टर मैरिज सीखी। आफ्टर मैरिज मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी, तो वो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं पढ़ पाई। अगर मेरी फैमिली बोलती कि नहीं आपको और नहीं पढ़ना है, तो क्या मैं पढ़ पाती? नहीं पढ़ पाती, क्योंकि फैमिली में हम डिपेंड रहते हैं। लेकिन अब क्या है कि हमारी जो फैमिली की सोच, अब की जो फैमिली हो गई है,
कई फैमिली में सोच जो है वो बहुत बदल गई है। वो चाहते हैं कि नहीं, जो हमारे घर में बहू भी आ रही है वो अगर और पढ़ना चाहती है तो उसे हमको पढ़ाना है। तो मैंने आफ्टर मैरिज भी पढ़ाई की है, जॉब भी किया है, तो अभी भी काम कर रही हूँ। तो मुझे रोक टोक नहीं समझ सकती, लेकिन कई ऐसे परिवार को मैं देखती हूँ जो मेरे साथ आसपास में जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि नहीं, हमें तो कहीं बाहर जाने की जो परमिशन है वो नहीं है, हम जॉब नहीं कर सकते। तो अभी भी ऐसे लोग वाकई में हैं। रोहित जी का कहना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मेरिट ऑफ स्मॉल फैमिली। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि जो छोटे परिवार हैं उनके कुछ मेरिट्स होते हैं, फ़ायदे होते हैं, है ना? कि जो प्रत्येक बच्चा है उसको माता पिता का अधिक ध्यान मिलता है, शैक्षिक लाभ भी प्राप्त होते हैं जो आम तौर पर उसके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। तो बच्चा बड़ा खुश होता है ना? हाँ, माही जी का कहना है कि फैमिली सपोर्ट करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि जितनी भी औरतों को मैं देखती हूँ कि वो कुछ कर रही हैं, तो उसके पीछे जो है उनकी फैमिली का ही हाथ होता है। क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो एक लेडी के लिए कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। और अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो एक लेडी वो हर काम कर सकती है जो वो चाहती है करना। और हर किसी को अपने मन का जो काम है वो करने की पूरी छूट होनी चाहिए। उसको अपनी बातों को रखने का, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए जो भी वो करना चाहती है, वो चॉइस का पूरा अधिकार है। जैसे मैंने भी जो भी काम अपना करना चाहा है, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से की। किसी के भी कभी प्रेशर में आके कोई काम को मैंने नहीं किया है कि आपको यही पढ़ना है, आपको यही करना है। ये मैं कभी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ को मानती। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही काम करती हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप बड़े बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। तो ये मेरी चॉइस है ना कि मैं किन को पढ़ाना चाहती हूँ। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मुझे आपके साथ भी अच्छा लग रहा है, बट मेरे पास ज़्यादा चॉइस आती है तो मैं प्राइमरी को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मज़ा उसमें आता है। और बच्चों को कल्चरल कुछ एक्टिविटीज़, तो ये मेरी चॉइस है। तो हर किसी को अपनी चॉइस को कहने का और अपने काम जो करना चाहते हैं उसको करने का पूरा छूट देना चाहिए फैमिली को। छोटे परिवार में बच्चे, विशेष रूप से पहले और एकमात्र बच्चे जो होते हैं, वो क्या होता है कि अच्छे स्कूलों में उनको भर्ती किया जाता है, अच्छी परवरिश होती है, खान पान अच्छा होता है और हर तरह से देखेंगे तो वो डेवलप करता है। लेकिन पहले पहले क्या होता था, इतने बच्चे होते थे, भाई सबको कैसे अच्छे स्कूल में डालें, तो वो क्या करते हैं, चलो सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं, निपट जाएंगे सब। इस तरह का काम पहले के ज़माने में। अब लेकिन लोगों की सोच बदल रही है। वो बच्चों की संख्या भी कम रखते हैं कि नहीं भाई, हम एक बच्चे को ही रखते हैं और हम उसको ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे, उसको ही हम अच्छा खाना देंगे, हर तरह की परवरिश उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक मेरिट है जो स्मॉल फैमिली में होता है। लोगों की प्राइवेसी जो है वो बरकरार रहती है, झगड़े झंझट नहीं होते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हैं, कलह कलेश जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और छोटे परिवार के देखिए डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं, या डिमेरिट्स जिसको कहते हैं वो भी होते हैं। यह एक बच्चे को पूर्ण व्यक्ति बनने से भी रोकता है, स्वार्थी भी बनाता है। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार इस तरह के बच्चे भी मैंने देखे हैं कि एक अकेला बच्चा और बहुत स्वार्थी है। और ज़्यादातर ये तब होता है जब मम्मी और पापा उसके दोनों ही वर्किंग होते हैं। वो ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चा क्या कर रहा है, उसको शेयरिंग करने की आदत नहीं होती है। तो वो बच्चा कैसा बन जाता है, धीरे धीरे स्वार्थी बन जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप में गुम रहने लगता है। अकेलापन भी कई बच्चे महसूस करते हैं। और कई बच्चे जो हैं बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं कि मम्मी पापा कोई मेरे साथ नहीं है, मुझे एक मेड के भरोसे छोड़ दिया। कई बार आपने सुना होगा कि जो मेड है वो बच्चे को मारती पीटती है, बच्चा डर के मारे अपने माता पिता को नहीं बता पाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें भी हम देखते हैं कि होती हैं। कई सारे डीमेरिट्स आप देखेंगे कि अगर कोई अच्छी मेरिट्स भी आपको मिल रहे हैं, कोई फ़ायदे मिल रहे हैं, तो नुकसान भी उस चीज़ के होते हैं। तो छोटा जो परिवार होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और बच्चे जो है बहुत सारी जिम्मेदारी नहीं सीख पाते। उनको बिल्कुल, आजकल के माँ बाप जो हैं कई बार आप देखिएगा बिल्कुल नाजुक बना के रखते हैं। अरे हमारा बच्चा ये काम करेगा, क्यों करेगा, हमारे बच्चे को थोड़ी ना मेड आके कर देगी। लेकिन ये कितनी गलत सोच है, आप सोचिए। हर एक व्यक्ति को हर काम आना चाहिए। जैसे कि हम बच्चे को छोटे से जो सिखाते हैं वो बच्चा जो है वैसे ही सीखता है, पलता है और बढ़ता है। वो उसी तरह से जान पाता है हर चीज़ को। तो एक छोटा बच्चा जो है उसको सबसे अच्छा टाइम सिखाने का वही है कि आपने उसको बचपन से लेके 15-17 साल तक क्या सिखाया,
वो सब कुछ 15-17 साल के अंदर तक सीख लेता है, वो सारे काम जो आप करते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ माही जी ने बताया है कि बच्चे जो हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, बिल्कुल सही। और ये डिप्रेशन में इसीलिए आते हैं कि माँ बाप के पास इतना समय नहीं होता है कि वो बच्चों से पूछे कि बेटा आपने स्कूल में क्या किया आज। क्योंकि मैंने ये भी कई बार देखा है कि बच्चे जो हैं वो आते हैं स्कूल से और अपनी स्टोरी बताते हैं, आज मम्मा मैंने स्कूल में ये किया, आज ये हुआ वो हुआ, सारी कहानी। अगर आप उनकी कहानी वो 5-10 मिनट सुन लेते हैं तो वो आपसे जीवन भर अपनी हर कहानी शेयर करेंगे। लेकिन जिन माँ बाप के पास वो टाइम नहीं है बच्चों के लिए, वो बच्चे फिर अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बताते, और बड़ी सी बड़ी मुश्किल आती है तो वो छुपा लेते हैं, और इसी तरह से क्या होता है, कई बार वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो यही होता है कि जो परिवार है वो छोटे परिवार, बड़े परिवार, इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हम देख रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में आप देख रहे हैं कि कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान हैं। तो अब जो है अ, परिवार होना कैसा चाहिए, है ना? तो अब हम देखते हैं कि एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, आइडल फैमिली कैसी होनी चाहिए। दीपक जी कह रहे हैं मुझे 10th-12th को टीचिंग करना अच्छा लगता है। वेरी गुड, अच्छी बात है। अब सभी अगर बच्चों को ही पढ़ाएंगे तो बड़ों को कौन पढ़ाएगा? तो बड़ों को पढ़ाने वाले भी टीचर चाहिए ना दीपक जी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझे कहते हैं कि अरे आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाते, वो तो रोते रहते हैं, एक जगह बैठते भी नहीं है शांति से। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो अब बड़े बच्चे जो होते हैं वो कई बार क्या होता है, बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि क्लास में ही लड़ जाते हैं टीचर से। बहुत आजकल के जो बच्चे हैं उनमें पेशेंस भी नहीं है, वो उतने हम्बल भी नहीं हैं, तो वो लड़ जाते हैं टीचर से और उतना रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही प्यार उनके अंदर इतना रहता है और बहुत प्यार देते हैं। तो छोटे बच्चों के साथ काम करने का एक अलग मज़ा है। और लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग भी मेरे स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बड़े हैं, आप लोग तो टीचर भी हैं। पर आप लोगों के साथ मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में। मैंने 8th-9th तक को पढ़ाया है और देखा है कि हाँ ठीक है, वहाँ भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। और टीचिंग, जैसे आप लोग अभी टीचर बन रहे हैं तो आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे भी मिल रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है बात करके आप लोगों के साथ। और काफ़ी मतलब देखती हूँ आप सभी को कि एज अ टीचर आप लोग बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी आप लोगों का अच्छा रहता है तालमेल, और मेरे साथ भी आप लोगों का। नहीं तो कई ऐसे होते हैं जो बहुत टीचर को भी परेशान करते हैं बच्चे। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं भी गेन कर रही हूँ अपने लाइफ में, और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ एन आइडल फैमिली, एक आदर्श परिवार कैसा होता है। एक आदर्श परिवार वो होता है जिसमें सभी सदस्य जो हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और टाइम देना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को, है ना, कि हम कितना समय एक दूसरे को दे रहे हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, हर रोज़ एक दूसरे से बात करते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। तो एन आइडल फैमिली इज़ द वन इन विच एवरी मेंबर हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विथ ईच अदर, दे लीव लाइफ विदाउट एनी डिस्प्यूट। कोई भी तरह का कलेश नहीं रहता उनमें, कोई भी मतलब आपस में वाद विवाद नहीं होता है। स्पेंड टाइम विथ ईच अदर, टॉक टू ईच अदर एवरी डे एंड ऑलवेज हेल्प ईच अदर। और सबसे अच्छा जो तरीका होता है एक फैमिली को साथ बैठ के समय बिताने का, वो होता है कि आप साथ में बैठ के खाना खाइए। इससे मुझे लगता है अच्छा और कोई चीज़ नहीं हो सकता। कि आप कोशिश करिए कि अगर आप बहुत बिज़ी हैं, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ और हस्बैंड भी मेरे वर्किंग हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम खाना एक साथ खाएं, कुछ भी कोशिश करें और एक साथ हम खाना खाते हैं, कि जिससे हम बच्चों की प्रॉब्लम भी सुन सकें। खाना खाते वक्त भी वो बताते हैं अपने दिन भर में, अच्छा हम हमारे टिफ़िन में आज हम ये लेके गए थे, हमारी फ्रेंड्स ये टिफ़िन में लाई थी। तो ये सारा डिस्कशन जो है हमारा, एक साथ खाना खाना भी बहुत ज़रूरी होता है और बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता है। तो जिनको फैमिली में बहुत टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो ये कोशिश कर सकते हैं कि वो साथ बैठ कर के खाना खाएं। उसके बाद हफ्ते या 10 दिन में एक बार थोड़ा सा कहीं आउटिंग के लिए चले जाएं। 1-2 घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा आउटिंग के लिए कहीं भी आसपास घूमने चले जाएं अच्छी जगहों पे। तो ये एक होता है कि आइडल परिवार, ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएँ। अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, अगर आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं और हर चीज़ को उसके ग्रोथ को देख रहे हैं, तो सबसे पहला ग्रोथ आता है कि बच्चे का फिजिकल ग्रोथ कैसा हो रहा है।
है ना। लेखनी जी ये बोल रही हैं कि मेरा बच्चा बहुत रेस्पेक्ट करता है मैम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और जो अकॉर्डिंग मैं, हाँ हाँ, तो देखिए गुरदीप जी भी इस बात से सहमत हैं कि बच्चे जो हैं काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो बड़े बच्चे जो हैं वाकई में काफ़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं। आप लोग को एक्चुअली क्या है कि आप लोग अब एज अ टीचर है ना, आप लोग अब क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप तो खुद ही टीचर हैं। तो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी एक टीचर हैं। तो ये हमारा एक क्या है, हेल्दी डिस्कशन ही चल रहा है ना, एक दूसरे से हम, मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों ने मुझसे सीखा है आई थिंक। तो इस तरह से क्या है, ये एक हमारा बहुत अच्छा पैरेलल जो है ये टीचिंग चल रहा है। और सचमुच हम देखते हैं कि जो बड़े बच्चे होते हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं तो वो कई बार बहुत आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। हाँ, और खासकर जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा फेमस होते हैं बहुत ज़्यादा शैतानी के लिए। जो साइंस के होते हैं, मैथ्स के होते हैं, वो काफ़ी शांति से पढ़ाई करते हैं, बहुत भाई वो स्टडी का एक कीड़ा रहता है उनके अंदर। लेकिन जो कॉमर्स वाले रहते हैं वो बड़ी बदमाशी करते हैं। तो ये चीज़ें भी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा रहता है ये चीज़। अच्छे, तो आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चों का जो शारीरिक विकास है हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, तो फैमिली का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। क्योंकि बच्चे को वो अच्छा खान पान दे रहे हैं कि नहीं, है ना, ये डेवलपमेंट उनका उसी से होता है। दूसरी बात होती है कि बच्चों को प्रॉपर गेम्स वगैरह का मौका दिया जाए, खेलने कूदने का अवसर दिया जाए, जिससे कि उनका क्या होगा, ग्रोथ अच्छे से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बच्चे के मानसिक विकास में परिवार का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ फैमिली इन मेंटल डेवलपमेंट। देखिए मेंटल डेवलपमेंट वही हो गया जो आपको मैंने बताया कि बच्चे जो है अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, और फिर अगर नहीं कर पाते तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मानसिक रूप से भी उनका हमको सपोर्ट करना होगा कि अगर वो किसी सब्जेक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम फेस करें तो हमको हेल्प करनी पड़ेगी कि बेटा आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ाना होगा उनको। या किसी भी तरह से कोई अच्छा फ्रेंड कई बार नहीं बना पाते हैं बच्चे, तो देखना पड़ेगा कि भाई वो किस तरह के नेचर का बच्चा है, हमारा इंट्रोवर्ट है क्या। तो उनको, बच्चे को जो है भावनात्मक रूप से भी हमको क्या करना पड़ता है, मदद करना पड़ता है। बच्चे को सहानुभूति की भी कई बार ज़रूरत होती है। कई बार उसको किसी चीज़ का दुख है तो आपको उसके दुख में उसको समझा करके, बुझा करके उसको आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाना होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है वो करती हैं। आगे बढ़ते हैं और सामाजिक विकास देख लेते हैं। तो बच्चे का जो 3 स्टेजेस पे डेवलपमेंट होता है फैमिली की तरफ से, एक होता है उसका मेंटल मतलब मानसिक रूप से, एक शारीरिक मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, एक सामाजिक मतलब उसका सोशल डेवलपमेंट। तो ये 3 डेवलपमेंट्स आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। इसको मैं फटाफट बता रही हूँ और यही आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सामाजिक विकास जो है, बच्चा अगर आप उसको बिल्कुल घर पे रखेंगे, ज़्यादा खेलने कूदने कहीं बाहर जाने नहीं देंगे, तो वो घर में रहना ही सीखेगा, बस घर के लोगों को ही जानेगा। बाहर उसको कैसे रहना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, नमस्ते करना है किसी को प्रणाम करना है, कि मतलब किस तरह से उसको इंटरेक्ट करना है, वो भी तो आना ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के वो भी तो समाज का एक हिस्सा ही बनेगा ना। अभी तो छोटा बच्चा है, लेकिन उसको धीरे धीरे समाज में लाने का काम भी कौन करता है, परिवार करता है। 2 बच्चे अगर आपके आस-पास रहते हैं तो आप बोलेंगे कि हाँ आप खेलिए वहाँ जाके, पड़ोस में अगर आंटी है तो उसको आप क्या करिए, नमस्ते करिए। ये सब चीज़ कौन सिखाता है, एक परिवार सिखाता है। तो सबसे पहले का बच्चा जो है वो कहाँ से सीखता है, अपने फैमिली से सीखता है। परिवार के साथ इस सामाजिकरण के माध्यम से आपका बच्चा सीखेगा कि कैसे भरोसा करना है, कैसे दोस्ती करना है, दोस्तों के साथ कैसे निभाना है उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, रिलेशन उसको किस तरह से बनाना है, तो परिवार के साथ उसके रिश्ते भी क्या होंगे, इस तरह से मजबूत होंगे कि उसको किसके साथ कैसे रहना है, ये चीज़ वो समझता है। योर चाइल्ड विल लर्न हाउ टू ट्रस्ट, सीक फ्रेंडशिप, दोस्ती कैसे करनी है, फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कैसे पहचान करनी है, एंड फाइंड कंफर्ट विद अदर एज वेल, मतलब दूसरों के साथ वो कंफर्ट भी रहे, ये ज़रूरी है। कई बच्चे आप देखेंगे कि बिल्कुल भी भीड़ में रहना उनको अच्छा नहीं लगता, बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, हमेशा अपने माँ बाप के साथ ही रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। ओके, रोहित जी कॉमर्स से हैं, ओके फाइन। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए। अब आ जाते हैं हम फ्रेंड्स में। और फ्रेंड्स के बारे में भी यही पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है कि भाई दोस्त, जो एक क्वेश्चन था कि दोस्ती के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसमें एक ऑप्शन था कि उसको रोज़ गिफ्ट देना होता है।
तो ऐसा कोई भी नहीं इसमें है कि आपको रोज़ गिफ्ट देना है, बल्कि सबसे बड़ा क्या होता है कि आपको एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए और बुरे वक्त पे एक दूसरे की मदद करना है। तो सबसे बड़ा यही चीज़ होता है कि ट्रस्ट और एक दूसरे को हेल्प करना, है ना। तो दोस्ती जो है वो इसी पे डिपेंड होती है कि आप कैसे उस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो आधारशिला है वो आपका विश्वास ही है। सिर्फ दोस्ती में ही क्यों, किसी भी रिलेशन में आप देखेंगे कि अगर आप भरोसेमंद हैं तो आपका वो रिलेशन जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। फ्रेंडशिप इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन बिटवीन पीपल। इट इज़ स्ट्रोंगर फ्रॉम of interpersonal bond than an acquaintance of an association such as classmate, neighbors, co-workers and colleagues। तो आपके पड़ोसी हो गए, सहकर्मी जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका जो भी रिलेशनशिप है वही आपका क्या कहलाता है, वो फ्रेंड्स। जैसे आपके पड़ोसी क्या बन जाते हैं, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आप किसी मुसीबत में हैं, आप किसी रिलेटिव को फ़ोन करके बुलाते हैं, आपका रिलेटिव दूर रहता है, उसको आने में 1 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर आप एक आवाज़ देंगे तो आपका पड़ोसी जो है, अगर आपने उससे अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं तो वो तुरंत आपके पास दौड़ करके आपकी मदद के लिए आ जाएगा। तो ये जो है एक आपसी रिश्ता होता है स्नेह का, लेकिन ये क्या है, किसी भी तरह से ब्लड रिलेटेड आपका नहीं होगा। जो दोस्ती होगी वहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोस्ती का तो बहुत ही सिंपल है, सभी जानते हैं इसको, हमने फास्ट कर दिया है। और आगे देखते हैं, एजम्पशंस आर द टर्माइट्स ऑफ रिलेशनशिप। एजम्पशंस का मतलब होता है किसी भी तरह की एक अवधारणा बना लेना कि ये व्यक्ति जो है ये अच्छा है, ये व्यक्ति जो है ये बुरा है, ये हम एजम्पशन बना लेते हैं बिना किसी प्रूफ के, दैट इज़ एजम्पशन। तो एजम्पशन जो है एक टर्माइट होता है, मतलब एक दीमक होता है जो रिलेशनशिप को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। जैसे कि ये दीमक किसी लकड़ी में अगर लग जाए तो वो लकड़ी को जब तक ख़त्म नहीं कर देगा तब तक वो उस पर चिपका हुआ रहेगा। उसी तरह से ये जो हमारा अजम्पशन होता है, कई गलत धारणाएं हम बना लेते हैं बिना किसी प्रूफ के, तो वो हमारे रिलेशनशिप को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। तो आगे देखते हैं कि रिलेशनशिप जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। ये भी क्वेश्चन होते हैं कि कितने तरह के रिलेशनशिप होते हैं, तो वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन एंड मैरिटल रिलेशन। देखिए, जो ब्लड रिलेशन होता है वो आपका जन्म से ही होगा। आपने जन्म लिया, जिस परिवार में आप आए वहाँ आपके माता पिता, आपके जो और सगे संबंधी हैं वो क्या हो गए, आपके ब्लड रिलेटिव हो गए, ठीक है। लेकिन जो आपका मैरिटल रिलेशन होगा दैट इज़ फॉर आफ्टर मैरिज, आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपका जो परिवार आगे का, जिस परिवार से शादी हुई है उस परिवार से वैवाहिक संबंध बन जाता है। तो ये 2 तरह के बेसिकली अगर पूछा जाता है कभी, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि 2 तरह के होते हैं। एक होता है रक्त संबंध और एक होता है वैवाहिक संबंध, ब्लड रिलेशन एंड मैरिटल रिलेशन। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो जन्म से हमें जो मिल रहा है दैट इज़ ब्लड रिलेशन, और आफ्टर मैरिज जो हमारे संबंध हैं जिनसे भी, वो हमारे क्या हो गए, मैरिटल रिलेशन हो गए। आगे बढ़ते हैं कि रिश्ते की जो अहमियत है वो क्या है। रिश्ते की अहमियत हर किसी की लाइफ में होती है, बहुत ज़रूरी है रिश्ते। कोई भी ऐसा आप व्यक्ति देखिए जिसका कोई रिश्तेदार नहीं है तो वो बड़ा दुखी होगा, है ना, कि मेरा कोई नहीं है दुनिया में। क्या कहेगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये चीज़ें सुनने में कितनी ख़राब लगती हैं। तो रिश्ते की तो अपनी अहमियत है। रिलेशनशिप्स आर अ कॉर्नर स्टोन ऑफ हैप्पीनेस। एक देखिए, रिश्ते की जो खुशी है, पूर्ण जीवन जीने की जो आधारशिला है ना, वही रिश्ता है। क्योंकि हम किसी ना किसी रिश्ते से हम देखते हैं कि हम बंधे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पुरस्कारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ आते हैं। रिश्ते हमें जीवन को साझा करने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ प्रदान करते हैं, और ऐसे लोग कठिन समय में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। वे हमें बहुत हंसाते हैं, मतलब खुशी देते हैं, है ना। तो खुशियाँ देने वाला क्या है, हमारा जो रिलेशन है। अब देखिए, किसी के घर में अगर कोई शादी का कोई फंक्शन है तो वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, आसपास के लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन जब तक हमारे जो रिलेशन में जो हैं, चाचा हो गए, मामा हो गए, ताऊ हो गए, दादा दादी, नाना नानी, बुआ हो गई, मौसी, मतलब हर किसी का एक महत्व है। पहले पहले हम देखते थे कि जो शादियां होती थी उनमें अलग अलग रस्म रिवाज होते थे कि मामा जो है उसकी ये रस्म है,
और जो माता पिता हैं उनका ये रस्म है, भाई बहन जो उनके रस्म है। तो ये सब रस्म क्या है, ये खुशी देते हैं हमको। ये इसीलिए तो बनाए गए हैं कि लोगों को ये क्या करें, खुशी दें। जीवन जी रहे हैं बस निरसता से जिएंगे तो क्या मज़ा है। तो उसमें जो खुशी है, जॉय है, जो इन्जॉयमेंट का जो तरीका है वो यही होता है कि आपके रिश्ते जो हैं वो अच्छे से अच्छे बने रहें। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो यहाँ तक ख़त्म कर रही हूँ मैं। और जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उसमें आप देखेंगे कि आपको वीडियो और प्लेलिस्ट दोनों दिखाई पड़ेगा। तो वीडियो में आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो हमारे क्लास से रिलेटेड हैं, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस उसमें शो हो जाएंगी। तो उसमें आप जैसे ईवीएस अगर चाहते हैं तो ईवीएस की प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे, उसमें आप देख लेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं टेलीग्राम में, वो टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो, वो लाइक कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो आज का क्लास है वो यहीं तक था, और कल हम मिलते हैं फिर आगे का जो रिवीजन है, फास्ट रिवीजन, उसके साथ। तो कल सबको अटेंड करना है। मैंने बता ही दिया है कि 4-5 दिनों का हमारा स्केड्यूल क्या रहेगा, उस हिसाब से आपको बिल्कुल टाइमली आ जाना है क्लास में। ओके, थैंक्स टू ऑल, और अपना बहुत ध्यान रखिए। और रेगुलर क्लास अटेंड करने की कोशिश बिल्कुल करिए कि हम रेगुलर क्लास में रहें, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो तुरंत जो है मैं सॉल्व कर सकूं। और अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप बताइए, मैं इसके साथ वो भी ऐड कर दूंगी, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तैयारी करते रहिए।